नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था में अंतर को समझा और इससे पहले की कक्षा में हमने बहुमत के प्रकार टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ा। इन्हीं के क्रम में हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज की कक्षा में प्रस्तावना को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे। को लागू होने की तिथि का उल्लेख या वर्णन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, तो प्रस्तावना किसे कहते हैं इसी की परिभाषा को जान रहे हैं। तो प्रस्तावना भारत के संविधान के लिए जब एक भूमिका या आमुख की बात है जिसमें संविधान के आदर्श, भूमिका कौन सी, जिसके तहत संविधान के आदर्श, उद्देश्य और शासन प्रणाली का स्वरूप, उद्देश्य, शासन प्रणाली का स्वरूप और आदर्श आदि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है और संविधान को लागू होने की तिथि का वर्णन या उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। तो हम प्रस्तावना की परिभाषा को जाने तो प्रस्तावना संविधान के लिए क्या है, एक भूमिका है। एक भूमिका है जिसमें संविधान को, यानी कि संविधान में क्या क्या है, क्या दिया गया है, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान के जो आदर्श होंगे उनको वे क्या होंगे, संविधान का भारतीय शासन प्रणाली कैसे चलेगी, इनका जो वर्णन है किसमें दिया गया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसके अंदर दिया गया है। तो प्रस्तावना की हमारे पास परिभाषा थी। अब इससे आगे बढ़े हम, तो क्या भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द दिया गया है? तो हम कहें कि भारतीय संविधान प्रस्तावना की जगह एक शब्द दिया गया है, उद्देश्य का। भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना शब्द का वर्णन नहीं है, यानी कि भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना शब्द नहीं दिया गया। प्रस्तावना की जगह उद्देश्य का शब्द दिया गया है। इंग्लिश में कहते हैं हम प्रस्तावना या उद्देशिका को प्रीएम्बल कहते हैं। तो इसी को हम उद्देशिका क्यों कहते हैं? प्रस्तावना को, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान के अंदर उद्देशिका कहा जाता है। क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। अब 13 दिसंबर 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को भारत की जो संविधान सभा थी उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा रखा गया था? जे.एल. नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947
को स्वीकारा गया और इसी को भारतीय संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को भारतीय संविधान की उद्देशिका की संज्ञा दी गई थी। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को भारतीय संविधान की उद्देशिका की संज्ञा दी गई थी। उद्देशिका, इसी को उद्देशिका कहा गया था। तो हम कह सकते हैं कि उद्देशिका क्यों कहा गया था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब भारतीय संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया और इसी को भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की संज्ञा दी गई थी। और भारतीय संविधान के अंदर उद्देशिका शब्द है, प्रस्तावना शब्द नहीं दिया गया है। और प्रस्तावना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रस्ताव था, एक उद्देश्य प्रस्ताव था, इसलिए इसको भारत के संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। लेकिन संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर उद्देशिका ही दिया गया है। अब हम आगे देखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, उनके बारे में देखें। तो अब हम आपको एक बार स्लाइड के ऊपर दिखाते हैं। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उसको आप एक बार देख सकते हैं। और इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं उन एक एक शब्द को हम अच्छे से समझेंगे। प्रस्तावना के अंदर यानी कि उद्देशिका है, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं आपको दिखाई दी होगी स्क्रीन के ऊपर। तो हम इनके बारे में एक एक शब्द में पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले समझे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर तिथि का भी वर्णन किया गया है, यानी कि तिथि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी कि अपनाते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो हम इसके बारे में हम जाने कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग किसको, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उनको अपनाते हैं, लागू करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर को ये कहा गया था। तो हम इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर बात करें हम तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन सी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है और आगे भी शायद पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और उसी प्रकार से पूछे कि कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है, तो 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। वो कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। और अब हम देखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान को, भारतीय का संविधान है उसको शक्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो भारत की संविधान को शक्ति प्राप्त हुई है भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत में की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है वो कहां से शुरू होता है, उसका पहला ही वर्ड शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग,
भारत के लोगों से शुरू होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है उसको शक्ति कहां से प्राप्त हुई है, हम भारत के लोगों के द्वारा। तो अब हम इसके अध्ययन की दृष्टि से हम अब इसको 3 भागों में बांट करके एक करके इसका अच्छे से समझेंगे हम प्रस्तावना को। तो देखिए आगे देखते हैं आप बारे में हम समझे। तो देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम 3 हिस्सों में बांट करके समझते हैं। पहला होगा सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। दूसरा होगा सत्ता का स्वरूप। तीसरा होगा सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम समझ रहे हैं जो उद्देश्य का है उसके अंदर किन किन बातों का वर्णन किया गया है और उन जो शब्द का प्रयोग किया गया है उन शब्दों को हम अच्छे से समझेंगे और उन्हीं शब्दों को हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके कौन कौन से सत्ता का उद्देश्य है, सत्ता का स्वरूप कौन सा है और सत्ता का सोर्स क्या है, उनके बारे में हम 3 हिस्सों में बांट करके हम पढ़ते हैं। तो सत्ता का मतलब क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखें कि सत्ता का मतलब क्या है। तो यहाँ सत्ता का मतलब है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो शक्ति है, जो संविधान की शक्ति है वो कहां से प्राप्त होती है। संविधान की शक्ति भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की शक्ति कहां से प्राप्त होती है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोगों से। तो हम कह सकते हैं जो सत्ता का सोर्स होगा क्या होगा, जनता, और जनता को हम क्या लिख सकते हैं, लोक प्रभुता। सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, लोक प्रभुता होगी। इसी प्रकार से हम समझे सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत किस प्रकृति का होगा, भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया, भारत किस प्रकृति का होगा। तो भारत किस प्रकृति का होगा, इसमें हम देखते हैं कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो सत्ता का स्वरूप यानी कि भारत किस प्रकृति का होगा, भारत होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। तो भारत की प्रकृति होगी इस प्रकार की। इन शब्दों का हम एक एक करके हम इन शब्दों का अर्थ समझेंगे और इनकी परिभाषाओं के बारे में समझेंगे, इनका क्या क्या अर्थ है इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। उसी प्रकार से हम देखें सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। सत्ता का उद्देश्य देखें तो हम सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य होगा न्याय, सत्ता का उद्देश्य होगा समानता, सत्ता का उद्देश्य होगा स्वतंत्रता, सत्ता का उद्देश्य होगा व्यक्ति की गरिमा, सत्ता का उद्देश्य होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, सत्ता का उद्देश्य होगा बंधुता। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सत्ता का जो उद्देश्य होगा न्याय कितने प्रकार की, कौन कौन सी न्याय, इनके बारे में किस प्रकार की न्याय, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता के बारे में हम एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जो संविधान की
प्रस्तावना के बारे में, सत्ता का जो सोर्स है क्या है, लोक प्रभुता। इससे शुरुआत करते हैं हम, एक एक शब्द को हम अच्छे से समझें। लोक प्रभुता का मतलब हुआ कि जब भारतीय संविधान के अंदर लोग, भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र को मान्यता देता है। भारत का संविधान लोकतंत्र को मान्यता देता है। और लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। लोकतंत्र जो है लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो किसको, लोकतंत्र को मान्यता देता है। तो लोकतंत्र को मान्यता देता है, इसी कारण से लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान है किसको मान्यता देगा, लोक प्रभुता को मान्यता देगा। अब कैसिवियर ब्रिटेन के एक संविधान वेता थे, कैसिवियर। इनके अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता भ्रम है, यानी कि लोक प्रभुता, इनके अनुसार संविधान, भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। कैसिवियर ऐसा कहते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें लोक प्रभुता एक भ्रम है। और उनका इस बात का तर्क था, वो कहते हैं कि जो संविधान है उसका निर्माण, यानी कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, संविधान जो सभा थी, सभा द्वारा किया गया था। और संविधान सभा का गठन, इसका जो गठन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत, यानी कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत ही, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत ही प्रांतीय जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको चुना गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का अभाव था। और इन्हीं कारणों के कारण ये कहते हैं कि भारतीय, इसलिए इन्हीं कारणों के कारण कैसिवियर कहते हैं कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा प्रतिनिधि नहीं बल्कि शिक्षित और धनी लोगों की प्रतिनिधि थी। और इन्हीं कारणों के कारण कैसिवियर ये आरोप लगाते हैं कि भारत के संविधान के अंदर लोक प्रभुता एक भ्रम है। भारत के संविधान के अंदर लोक प्रभुता, कैसिवियर ये आरोप लगाते हैं कि भारत के संविधान के अंदर लोक प्रभुता एक भ्रम है। और उनका मानना है कि जो संविधान है उसका निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत ही उस समय प्रांतीय विधान मंडल के जो सदस्य हैं उनको निर्वाचित किया गया था, प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। और उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभाव था। और इन्हीं कारणों से कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा में, संविधान सभा, कैसिवियर कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि न होकर के शिक्षित और धनी लोगों की प्रतिनिधि थी। इन कारणों के कारण ये कैसिवियर आरोप लगाते हैं। अब हम इससे आगे देखें कि क्या वास्तव में ही ऐसा था, लेकिन हम इनकी आलोचना को नकारते हुए हम अपना आंसर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये बात मान्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि भारत का संविधान है वो किसको, लोकतंत्र को मान्यता देता है। भारत का संविधान लोकतंत्र को मान्यता देता है और लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। और इनका ये मत तो सही है, लेकिन ये कहें हम कि क्या भारतीय संविधान सभा के अंदर मानते हैं इस बात को कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। लेकिन जब 1952 के अंदर जब पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए, उस समय सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का आधार था, मतदान का आधार सार्वभौमिक था। और उस समय जो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य थे वो भारी बहुमत से विजय हुए थे, भारी बहुमत से जीते थे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में भारत का जो संविधान है वो लोक प्रभुता को मान्यता देता है। क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी क्या कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान है वो लोकतंत्र को मान्यता देता है और लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगला वर्ड। तो दोस्तों हमने देखा भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका सोर्स है, यानी कि सत्ता का स्वरूप सोर्स स्रोत है वो कहां से है, लोक प्रभुता। वो सत्ता का सोर्स है वो लोक प्रभुता। लोक प्रभुता के बारे में यानी कि भारत किस प्रकृति का होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें पहला वर्ड है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपन्न इंग्लिश में कहते हैं हम इसको सोवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका अर्थ समझते हैं हम। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ हुआ, यानी कि इसमें हम समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक ऐसे देश से है जिसमें जो अपने बाह्य और आंतरिक जो फैसले हैं यानी कि मामले हैं उनका वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उनका निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। यानी कि जो बाह्य और आंतरिक निर्णय है, किसी भी देश, कोई भी देश अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत एक सोवरेन है। भारत इज ए सोवरेन कंट्री, यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। क्यों? क्योंकि यह है अपने बाह्य और आंतरिक जो फैसले हैं उनका निर्णय क्या लेता है, स्वयं लेता है। वो स्वतंत्र है, इनके लिए स्वतंत्र है। तो अब हम आंतरिक में समझे, यानी कि आंतरिक मामले कौन कौन से, आंतरिक निर्णयों में देखें हम। आंतरिक निर्णय राजनीतिक निर्णय, सामाजिक या आर्थिक और सामाजिक निर्णय। तो आंतरिक निर्णय तीन प्रकार के होंगे, राजनीतिक निर्णय, आर्थिक निर्णय और सामाजिक निर्णय। अब राजनीतिक निर्णयों की बात करें हम, तो राजनीतिक निर्णयों की में क्या आएगा, राजनीतिक निर्णयों में आएगा कि भारत में कौन सा कानून लेके आना है या कौन संसद के जो भी कानून होंगे वो क्या होंगे, राजनीतिक निर्णय। भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, ये मामले किस में आएंगे, राजनीतिक निर्णयों के अंदर आएंगे। तो भारत के संविधान में यानी कि भारत की जो संसद है उसमें किसान कानून लेके आना है या नहीं लेके आना है, ये कौन तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी, न कि अमेरिका की सरकार जो बाइडेन तय करेंगे। आर्थिक मामले में आएंगे क्या, यानी कि जीएसटी जैसे मामले, कर लगाना है यानी कि किस पर कितना कर लगाना है, किस वस्तु पर कितना कर लगाना है, ये कौन तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी, न कि बाहर की कोई बाह्य कोई शक्ति तय करेगी।
सामाजिक निर्णयों में बात करें तो किसको कितना आरक्षण देना है, ये मामले सभी किसमें आएंगे, सामाजिक निर्णयों के अंदर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय होंगे वो आंतरिक निर्णय होंगे, और इन आंतरिक निर्णयों का जो निर्णय होगा, आंतरिक फैसले होंगे, इनका निर्णय कौन लेगा, भारत सरकार लेगी। तो भारत सरकार लेगी तो हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और इसी प्रकार से हम देखिए बाह्य निर्णय, तीन मामले आएंगे, कौन कौन से, यानी कि शत्रु व मित्र का चयन कौन करेगा, भारत और भारत सरकार ही तय करेगी, यानी कि कौन से देश शत्रु होंगे और कौन से देश मित्र होंगे, ये सब कौन करेगा, भारत करेगा, भारत तय करेगा और भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार तय करेगी, न कि कोई बाह्य शक्ति करेगी। इसके अलावा देखिए हम तो युद्ध व शांति, युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार रखता है, करने का अधिकार किसको होगा, भारत को होगा। इसके अलावा हम देखें तीसरा मामला होगा स्वतंत्र विदेश नीति, कौन तय करेगी, भारत और भारत सरकार ही तय करेगी। तो आंतरिक मामलों में हमने देखा राजनीतिक मामले, यानी कि जो संसद के कानून होंगे वो कौन तय करेगा, भारत सरकार तय करेगी। जो भारत का राष्ट्रपति कौन होगा ये तय कौन करेगा, भारत सरकार करेगी, भारत की जनता करेगी। और आर्थिक में देखें तो जीएसटी और कर लगाना कौन तय करेगा, भारत सरकार। सामाजिक में देखें तो यानी कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा वो कौन तय करेगा, भारत सरकार। ये सभी मामले होंगे आंतरिक मामले। और बाह्य मामलों में देखें तो बाह्य निर्णय कौन कौन से होंगे, यानी कि कौन सा देश शत्रु है, कौन सा देश मित्र देश है, इनका सबका चयन करेगा कौन, भारत या भारत सरकार तय करेगी। युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार रखता है कौन, भारत। और स्वतंत्र विदेश नीति का भी अधिकार है किसको, भारत को। तो हम कह सकते हैं कि ये बाह्य मामलों में और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है कौन, भारत स्वतंत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन। भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो ये हमारे पास था क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वर्ड में देखते हैं हम कि उसको अगले वर्ड को समझते हैं हम, जो भारत की जो स्वरूप है, यानी कि भारत किस प्रकृति का होगा, ये इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। उसमें पहला शब्द था क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अगला होगा क्या, तो भारत किस प्रकृति का होगा, इसका अगला शब्द, इसका अगला वर्ड होगा भारत के स्वरूप, यानी सत्ता का स्वरूप क्या होगा, इसका अगला वर्ड है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसमें चार चीजें आएंगी, कौन कौन सी, यानी कि संपत्ति का सामाजिकरण, इसके अंदर होगा संपत्ति का सामाजिकरण, समानता, मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण हो, शोषण की समाप्ति हो। समाजवादी शब्द है वो किसको मान्यता देता है, वो संपत्ति के सामाजिकरण को मान्यता देता है, समानता को मान्यता देता है, मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण हो इसको मानता है, शोषण की समाप्ति हो इसका, इन सब को मानता है कौन, समाजवादी। लेकिन हम कहें कि समाजवाद को हम दो रूपों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक पहला समाजवाद है मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सवाद है साम्यवाद। अब ये जो समाजवाद है ये किसको मानता है, वर्ग को मानता है, ये संघर्ष को मानता है, क्रांति व हिंसा को मानता है। वर्ग, संघर्ष, क्रांति व हिंसा, इन सब को, इनको किसको कौन मानता है, जो मार्क्सवाद जो समाजवाद है, ये एक प्रकार की हम कहें तो विचारधारा है। क्या है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा कौन कितनी है, एक तो मार्क्सवाद की विचारधारा और एक लोकतांत्रिक विचारधारा, या इसको हम गांधीयन आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मार्क्सवाद जो साम्यवाद है वो वर्ग, संघर्ष व क्रांति, हिंसा को मानता है, वो ये एक विचारधारा है। क्या, समाजवाद एक विचारधारा है, जो मार्क्सवाद की समाज विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा या गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवादी विचारधारा।
अब गांधीवादी विचारधारा ये लोकतांत्रिक साधन है, यह एक लोकतांत्रिक साधन है, लोकतांत्रिक साधन है जिसमें चुनाव का प्रयोग रहता है, जिसमें संसद के कानून को माना जाता है, जो योजनाबद्ध विकास किया जाता है उसको क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा उसमें ये सब होंगे। अब हमने समझा था पहली कक्षा में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि भारतीय संविधान और पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है उनको समझा था। अब हम इसी को हम देखते हैं, एक केस आया था डीएस नकारा केस। उसने क्या समाजवाद, यानी कि जो समाजवाद है शब्द है उसको परिभाषित किया था। डीएस नकारा केस 1982 में डीएस नकारा केस आया था और उसी में समाजवाद की डेफिनेशन दी गई थी। उनको देखते हैं हम। अब हम देखते हैं समाजवाद जो शब्द है उसमें 1982 में डीएस नकारा केस आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषा दी गई थी। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवाद जो शब्द दिया है उसकी परिभाषा दी गई थी कि आय की असमानता को कम करना। क्या है? आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की समानता को कम करना, असमानता को कम करना और मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण करना ही क्या है? समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधीयन समाजवाद है। तो भारत का संविधान जो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या गांधीयन समाजवाद, गांधीयन समाजवाद को मान्यता देता है, के निकट है, ऐसे लिख सकते हैं, के निकट है, वाद के निकट है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीयन समाजवाद के निकट है, न कि मार्क्सवादी समाजवाद की ओर। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएस नकारा केस, अब ये डीएस नकारा केस जो आया हुआ है, आया था 1982 में, ये क्या है? किसका हिस्सा है? ये पॉलिटी का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर किसकी जो न्यायालय के निर्णय होंगे वो किस में आएंगे? पॉलिटी का हिस्सा होंगे, पॉलिटी के विषय होंगे। तो पॉलिटी का विषय है क्या? डीएस नकारा केस 1982 सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा गया था कि आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण करना क्या है? समाजवाद है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई। भारतीय जो समाजवाद है उसकी परिभाषा हमारे पास ये निकल के आई है। तो सत्ता के स्वरूप में भारत, जो सत्ता के स्वरूप में अगला वर्ड दिया हुआ है क्या? सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है हम इसके बारे में समझेंगे। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य अपने नागरिकों के साथ, राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हो, धर्म के अनुयायी हो, उन्हें समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो। तो हम तमाम बातों से हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या भारत एक संवैधानिक तौर पर भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्योंकि संवैधानिक तौर पे हम समझे, यानी कि संवैधानिक तौर पर समझे तो भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष है। क्योंकि क्यों है भारत पंथ निरपेक्ष? क्योंकि भारतीय जो प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक पंथ निरपेक्ष घोषित करती है, एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित करती है, पंथ निरपेक्ष घोषित करती है, नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं। भारत में समानता का अधिकार, इसके अलावा भारत में समानता का अधिकार, समानता का
अधिकार, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। क्या है? मौलिक अधिकार। जो 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 नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि क्या संवैधानिक तौर पर क्या है, भारत एक सेकुलर है, भारत एक सेकुलरिज्म है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करती है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और भारत में जो समानता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, जो राज्य को धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जो नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इन तमाम बातों से हम समझ सकते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा हम देखें तो भारत, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। तो हम इन तमाम बातों को समझ सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर कहें तो भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संवैधानिक तौर पर कहें तो हम भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलरिज्म है। तो अब व्यवहारिक तौर पर देखें, हम पंथ निरपेक्ष को देखें। पंथ निरपेक्ष संवैधानिक तौर पे भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संवैधानिक तौर पे कहें तो हम भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखें क्या एक भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो वह है कि चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। उम्मीदवार को अगर चयन करना है तो उसमें भी किसकी भूमिका होती है? चयन में धर्म की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका। चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, उम्मीदवार का चयन करना हो तो भी धर्म की भूमिका होती है उसमें भी। और इसका मतदान व्यवहार है, मतदान जनता का जो मतदान व्यवहार भी धर्म आधारित होता है, व्यवहार भी धर्म आधारित होता है। तो इन तमाम बातों से हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे हो सकता है। संवैधानिक तौर पे कहें तो हम कि भारत का कोई अपना कोई राज्य नहीं है, भारत की जो प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष को मान्यता देती है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इन तमाम बातों से तो कह सकते हैं कि भारत में के संविधान में पंथ निरपेक्ष, भारत का संविधान क्या है, एक पंथ निरपेक्ष है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर समझे तो क्या व्यवहारिक तौर पे चुनाव के मुद्दों में चुनाव में धर्म की भूमिका नहीं होती है, चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, यह आप सब जानते हैं, अच्छे से भली भांति जानते हैं। उम्मीदवार के चयन में भी, जब उम्मीदवार का चयन किया जाता है उसमें भी धार्मिक धर्म की भूमिका होती है। और जनता का मतदान का जो व्यवहार होता है उसमें भी धर्म आधारित ही किया जाता है, यानी कि जनता का मतदान व्यवहार भी धर्म पर आधारित ही होता है। और इन तमाम बातों के कारण हम समझ सकते हैं कि इसके अलावा देखें कि भारत में यहाँ तक कि राजनीतिक जो दल है वो भी धर्म पर आधारित बनाए जाते हैं, राजनीतिक दल भी धर्म आधारित बनाए जाते हैं, धर्म पर बनाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि भारत में जो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है उसमें अंतर समझेंगे हम। तो धर्म निरपेक्ष को हम कह सकते हैं क्या, रिलीजन। और रिलीजन किससे निकला है?
रिलीजियस शब्द है वो किससे निकला है? रिलीगर शब्द से निकला है, लैटिन भाषा के रिलीगर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, टू कनेक्ट, यानी कि जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जो रिलीजन शब्द है वो किससे निकला है? रिलीगर शब्द से, लैटिन भाषा के रिलीगर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और जो सेकुलर शब्द है, सेकुलर सेकुलर शब्द है वो निकला है किससे? वो निकला है रिलीजन से, रिलीजन से निकला है। और इसी को भारत में कनेक्ट करके, इसी को भारत में ट्रांसलेट करके क्या कह दिया गया? इसी को भारत में ट्रांसलेट करके धर्म का दे दिया गया। लेकिन हम कहें कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? धर्म में कहें तो हम धर्म है वो द्रि से निकला है। किससे निकला है? द्रि से निकला हुआ एक शब्द है, से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य का मतलब इसमें हम कह सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म क्या है? उसका अर्थ होता है क्या? धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। जैसे कि हम समझे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम कहें यानी कि विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना होता है। उसी प्रकार से शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक का धर्म क्या है? ज्ञान देना। इन तमाम बातों के कारण हम समझ सकते हैं क्या? अब फिर से देखिए, यानी कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में हम अंतर समझ रहे हैं। धर्म को इंग्लिश में, धर्म को रिलीजियस शब्द से, रिलीजन का अर्थ होता है कि रिलीगर शब्द से निकला हुआ एक शब्द है क्या? रिलीजन। और इसी को क्या कहते हैं हम? जिसका अर्थ होता है जोड़ना, टू कनेक्ट। और सेकुलर शब्द किससे निकला है? रिलीजन शब्द से निकला है क्या? सेकुलर। और इसी को भारत में ट्रांसलेट करके धर्म का रूप दे दिया गया। लेकिन वास्तविक तौर पे धर्म द्रि शब्द से निकला हुआ अर्थ है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। तो भारत में धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का क्या अंतर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की क्लास से हम आगे करेंगे हम। और की क्लास है, अगर आपको देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, राम राम साहब।